नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे इंटरव्यू में। साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बात करें युवाओं में एक नई शक्ति पैदा की है, जिनका नाम है अरुण यादव, जो कि नोएडा डिग्री कॉलेज से छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही ओबीसी से जिला मंत्री हैं नोएडा से। तो साथियों, आज हम इनसे कुछ छात्रों को लेकर बात करें, बढ़ती जो एजुकेशन की जो महंगाई है उसको लेके बातचीत करेंगे, नई शिक्षा नीति को लेके बातचीत करेंगे, साथ ही साथ भारतीय राजनीति पे लेके बातचीत करेंगे। कई तमाम मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मिलवाते हैं आपको उनसे। तो सर, स्वागत है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद आप सभी का। और ये यादव जो आपका चैनल है यादव विजन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर, कुछ पर्सनल थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए, कहाँ से आपने पढ़ाई वगैरह की? मेरा नाम अरुण यादव है और मैं बिसरक गांव का ही रहने वाला हूं। और बिसरक का इतिहास इतना पुराना है कि आप अगर बिसरक की बात करें तो बिसरक रावण की जन्मभूमि रही है। और यहाँ पे उनके पिताजी श्री विश्वा ऋषि जी, उन्होंने अपनी तपस्या से भगवान शिव के साथ साथ अपने बेटे को भी भगवान शिव का इतना बड़ा पुजारी या भक्ति में लीन करने वाला, इस पूरे देश को इतना बड़ा पुजारी नहीं मिला जितना बड़ा हमारे विश्वा ऋषि का बेटा रावण था। अच्छा, तो आप मतलब रावण की गांव के हो? जी बिल्कुल, रावण का जन्म हुआ था और रावण का मंदिर भी है हमारे गांव में। अच्छा। जो अभी से ये शिवरात्रि पर इतनी भीड़ लग जाती है कि वहाँ पे जाने के लिए गाड़ी को भी 1 किलोमीटर दूर ही खड़ा करना पड़ता है। सर, ये बताइए, जैसे कि आप बता रहे थे आपको नोएडा डिग्री कॉलेज में आप छात्र संघ के अध्यक्ष थे, तो आपको छात्र संघ का अध्यक्ष कब बनाया गया था नोएडा डिग्री कॉलेज? 2018 में मुझे छात्र संघ का अध्यक्ष, वहाँ के छात्रों ने सोचा कि हम एक ऐसा छात्र नेता ढूंढते हैं जो हमारे बारे में सोचे और हमारे लिए काम कर सके। कॉलेज में अगर कोई नया छात्र जाता है तो उसको लगता है कि मुझे बुनियादी सुविधाएं मिल जाएं कि जिससे कि मैं पढ़ाई में अपना काम अच्छे से कर सकूं। सभी कॉलेजों में समस्याएं रहती हैं अनेक, पर हमारे कॉलेज में ऐसी समस्याएं थी जिनके लिए वहाँ के छात्रों को लड़ना पड़ता था, क्योंकि वहाँ से जो मेट्रो स्टेशन है वो थोड़ी दूरी पे ही है। तो उसके लिए गेटों को उधर से खुलवाकर उधर बंद कर दिया जाता था, उधर गाड़ी खड़ी हो जाती है, तो वहाँ पे छात्रों को जाने के लिए समस्याएं होती थी, जिनको हमने अपने प्रशासन से, कॉलेज से लड़के उन्हें सुधारा। और बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनको हमने वहाँ पे कराया। की बात करें, आज देश में एजुकेशन है डे बाई डे आसमान छू रही महंगाई, तो ये क्यों छू रही है? देखिए, शिक्षा महंगी होने का कारण है कि जो बिल्डिंगें हैं आज की, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो महंगा होता जा रहा है, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और छात्रों को भी कॉलेजों में, स्कूलों में ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो विदेशों में हो रही हैं और यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसी जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, उनके साथ सामान बढ़ता जा रहा है, पेपरें बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि सर, जैसे कि बात करें जो नई शिक्षा नीति 2020 की आई है, तो अगर बात करें उसका क्या प्रभाव पड़ा हमारी शिक्षा पे? नई शिक्षा नीति का हमारे छात्रों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इससे छात्रों को आगे बढ़ने के लिए जो हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के स्कूल थे, उनके साथ साथ और भी ऐसी भाषाएं हैं जो उन्हें सिखाई जाएंगी। नई शिक्षा नीति में ये ऐसे कुछ पार्ट बढ़ा दिए गए हैं। बट सर, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें एक काम तो बात करें बहुत ही गलत हुआ, जैसे कि जो डिग्री कॉलेजेस हैं इनको यूनिवर्सिटी में मर्ज कर दिया है। अच्छा, तो इनका सबसे, ये जो डिग्री कॉलेजों में मर्ज किए गए हैं, इससे ये बेटर रहेगा कि वहाँ पे छात्रों को जो अपने कागजों के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, उसके लिए नहीं भटकना पड़ेगा, वो एक जगह से ही काम हो जाएगा उन बच्चों को। अच्छा सर, अगर देखा जाए, जैसे कि बात करें आगरा यूनिवर्सिटी है, अब आगरा यूनिवर्सिटी में कई एक जिला आते हैं, तो अगर उनकी यूनिवर्सिटियाँ मर्ज कर दी जाएंगी तो क्या गांव का बच्चा आगरा पढ़ने आ पाएगा, डिग्री कर पाएगा यहाँ पे?
नहीं, डिग्री वो कर पाएगा, बट उसमें एक ही प्रॉब्लम आएगी कि उनको वहां तक पहुंचने के लिए साधनों की जो व्यवस्था है वो सरकार उसके बारे में कुछ सोचे तो वो सही हो सकता है। जी, जैसा कि सर बात करें आज जो गवर्नमेंट ने जो 10 सालों में बीजेपी पार्टी ने एजुकेशन में महंगाई की है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये महंगाई करने का एक ही रीज़न है कि जो दलित और पिछड़े जो कामगार जातियां हैं उनके पास नहीं इतना पैसा है कि वो महंगी शिक्षा को अफोर्ड कर सकें। इस वजह से कहीं ना कहीं इस सरकार ने शिक्षा महंगी की कि वो आज भी सिर्फ पीछे रहे और उन बड़े बड़े पदों पे ना आ पाए। शिक्षा तो पहले से ही मिलती आई है और मिलती रहेगी जी, ठीक है। वो सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था करती जा रही है जो प्राइवेटों के ही बराबर आने की कगार पे है। ऐसी व्यवस्थाएं दिल्ली में हम जब देखते हैं तो बड़े बड़े स्कूलों में ऐसी व्यवस्था नहीं है जो सरकार ने करा रखी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्थाओं को अभी माननीय योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाने का ऐसे अनेकों स्कूलों को, नए स्कूलों को भी खोला है। जैसे कि बात करें सर, आज उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो उत्तर प्रदेश की का बात करें पूरे भारत की जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि मैं लोगों को 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ जी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार 80 करोड़ लोगों को भिखारी तो नहीं बना रही है? क्योंकि अगर बात करें यही अगर सरकार 80 करोड़ लोगों को उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दे दे तो वो खुद ब खुद अपना। देखिए अभी पीछे दिल्ली में केजरीवाल सरकार थी, आपने देखा होगा कि इतने सारे लोगों को फ्री की बस की सेवा, बिजली की सेवा और ये सारी सेवाएं दे रही थी। लेकिन यूपी में अगर हम देखें तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये राशन ही तो दे रहे हैं, राशन खाने के लिए काम आता है। हमारे बजट इतना बड़ा है यूपी का कि हम पूरे देश को यूपी से ही खिला सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी की ये माननीय प्रधानमंत्री की ये पहल है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो देश में भूखा नहीं सोना चाहिए, इसलिए राशन का जो है वो बजट और बढ़ा दिया गया। बात करें यादव समाज का, आज एक बहुत बड़ा सम्मान का जो मुद्दा है वो अहिर रेजिमेंट है। तो मैं देखते हैं अहिर रेजिमेंट का अप्रोक्स बात करें पिछले 10 सालों से आंदोलन हो रहा है और पता नहीं कितने सालों तक रहेगा। तो हमें ये बताइए कि अहिर रेजिमेंट बनना क्या जायज़ है? बिल्कुल, मैं अहिर समाज से आता हूँ और मुझे अहिर होने पर गर्व है। अहिर रेजिमेंट बनना इसलिए ज़रूरी है, जब कमाऊ रेजिमेंट 1962 में लड़ी थी तो उसमें से 117 जो जवान थे उनमें से 114 जो जवान थे वो यादव समाज थे और उनकी जान गई। तो जो शहीद हुए उनके लिए जो सम्मान है वो तो मिलना ही चाहिए और अहिर रेजिमेंट होना चाहिए। ये हमारा हक भी है और हमारी लड़ाई भी है और ये जारी रहेगी। अच्छा, तो ये कब तक जारी रहेगी? ये तब तक जारी रहेगी जब तक सरकारें इस बारे में सोचती नहीं है और हमारा अहिर रेजिमेंट बना सके। अच्छा सर, ये बताइए जैसे कि आप बता रहे हैं सरकारें जब तक इस बारे में सोचेंगी नहीं तो बनाएंगी नहीं। तो बात करें जैसे कि अहिर रेजिमेंट है तो ये कोई राज्य का तो मामला है, ये लोकसभा पे बनेगी। तो मैंने देखा है कई एक बार कि यादवों को कहीं ना कहीं जो अदर रेजिमेंट्स हैं वो जानते हैं कि अगर इनकी रेजिमेंट बन गई तो कहीं ना कहीं ये एक हो जाएंगे। अहिर रेजिमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे सरकार में और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जितनी भी सरकारें हैं देश में उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए। युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को राजनीति में होना चाहिए। उसके साथ साथ ही इसको आगे की और तगड़ी तरीके से अहिर रेजिमेंट की मांग उठाई जा सकती है। जैसे कि अभी बात करें हरियाणा में, हरियाणा वाले काफ़ी वोट तो है इंडिया का हर एक राज्य से लोग कर रहे हैं, हर एक जगह से लोग कर रहे हैं। तो हरियाणा में भी कहीं ना कहीं लगभग पिछले 5 सालों से धरना में बैठे हुए हैं। अब बताओ उनसे ज़्यादा कौन सा स्ट्रगल कर सकता है? देखिए स्ट्रगल जो कर रहे हैं अब हमारे जो एक प्रदेश में हो जाते हैं फिर दूसरे प्रदेश में हो जाते हैं, पूरे देश एक साथ मिलके, पूरे देश के यादव एक साथ मिलके बड़ी पंचायतें करें, बड़े स्तर पर धरना करें, जिससे कि देश की सरकारों को, सत्ताओं को, जो प्रधानमंत्री तक इस बात को पूरी तरीके से उठा सकें। ऐसी व्यवस्था हो तो हमारी अहिर रेजिमेंट और आगे बढ़ेगा, उसकी प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी। आपके कहने का मतलब है कि यादव समाज को एक होकर
और दिल्ली की रामलीला में पूरे देश में यादव समाज को एक होना चाहिए। उसकी जितनी भी यादव शाखाएं चलनी है उसकी समय से मीटिंग हो और समय से उस पर बात हो कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी इस मुद्दे पर और अहिर रेजिमेंट की मांग आगे बढ़ा सकें। मुझे लगता है कि ये तब तक पॉसिबल नहीं, आई थिंक जब से लगभग सभी स्टेट से लोग इकट्ठे हों और कहीं ना कहीं दिल्ली में किसी धरने पे बैठे, लगभग हजारों में संख्या नहीं होनी चाहिए, लाखों में होनी चाहिए। मैं भी लगता है तब शायद गवर्नमेंट सुन सकती है, अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता कि सुनेगी। अगर कोई आदमी चलता है तो वो एक से स्टार्टिंग थी, आज एक है आगे अनेक भी हो जाएंगे, बहुत सारे लोग भी हो जाएंगे। तो हमारी ये जैसे कि अभी आपने कहा आज एक है कल अनेक हो जाएंगे, बट मैंने देखा आज अनेक है और 4 दिन बाद एक भी नहीं रहता। क्योंकि बात करें यादवों में मोस्टली देखता है एक दूसरे की टांग ज्यादा खींचते कि नहीं वो नेता बन जाए। तो ऐसा क्या रीजन है, क्यों खींचते हैं ये लोग? यादव जो हैं वो दूध दही खाने वाले लोग हैं और उनकी सोच अभी अपने कामों पे और इन पे है, लेकिन जब वो देश के बारे में जाति के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो हमारी चीजें और बढ़ेंगी और यादव जाति और मजबूत होगी, संगठित होगी। अच्छा, गगन यादव के बारे में आपका क्या विचार है? गगन यादव जी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, युवाओं को लेकर काम कर रहे हैं और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गगन यादव कैसे नेता है? वो ठीक है, अपनी जगह सही काम कर रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैंने कई एक जगह सुना है कि गगन यादव एक बाहुबली नेता है, तो कैसा ये क्या मतलब? देखिए, कोई जब आगे बढ़ता है उसकी पावर बढ़ने लगती है, लोग जुड़ने लगते हैं तो बाहुबली लोग बोलने ही लगते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर बाहुबली ये जो शब्द है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है घमंड भरा हुआ है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ओके, बाकी अच्छा ये और बताइए हमें, जैसे कि रेजिमेंट बन जाएगी तो इससे क्या फायदा होगा? ये रेजिमेंट से फायदा ये होगा कि आज भी बहुत सारे ऐसे रेजिमेंट हैं जो देश में चल रहे हैं। रेजिमेंट से यह रहेगा कि जो हमारा एक यादव तो उस प्रदेश में है, एक यादव की ड्यूटी कहीं पे चल रही है, जब रेजिमेंट रहेगा तो हमारी एक टुकड़ी पूरी तरीके से जहां भी रहेगी वो संगठित रहेगी और मजबूत रहेगी। मैं पूछ रही कि बहुत बहुत धन्यवाद, जैसा कि सर ने बताया रेजिमेंट के बारे में और बहुत सारे रेजिमेंट के चीज़ों पे लेके हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वक्त दिया। थैंक यू।